नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अनुज कॉमर्स क्लासेस। इस एक वीडियो में बिजनेस एनवायरनमेंट की आज तक की जितनी भी केस स्टडीज एग्जाम्स में आई हैं उसको वर्ड टू वर्ड डिकोड करेंगे। और इस वीडियो के बाद में आप ये भी समझ जाएंगे कि एग्जाम में केस स्टडीज को कैसे इजीली सॉल्व करें। तो बिना समय जाए के चलिए शुरू करते हैं। केस स्टडीज को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका है कि पहले हम क्वेश्चन को रीड करें। तो हमें क्वेश्चन के अंदर में डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पूछा हुआ है। तो हमें कीवर्ड्स पकड़ने हैं जिनसे हम इन डायमेंशंस को पहचान सकें। सलीम एंड करीम गुड फ्रेंड्स हैं। उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया सेलिंग हाई क्वालिटी सीड्स फॉर ग्रोइंग ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स। देखिए, जितनी ये ऑर्गेनिक चीज़ें हैं ना, ये आजकल सोसाइटी में बहुत ज़्यादा क्या हो रही है, प्रचलन में आ रही हैं। तो बहुत चांसेस हैं इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सोशल एनवायरनमेंट होगा। लेकिन फिर भी हम केस स्टडी पूरी पढ़ेंगे। उन्होंने 200 वैरायटीज वेजिटेबल सीड्स की जो कि सूटेबल होती हैं टेरेस गार्डन के लिए, बालकनीज के लिए, बैकयार्ड्स के लिए, उसको सेल करने का सोचा। क्योंकि मार्केट में ट्रेंड, वर्ड पकड़िए जरा, ट्रेंड फॉर हेल्दी कंजम्पशन ये समाज में होता है। तो हमें इससे हमारा आंसर हो जाएगा सोशल एनवायरनमेंट। 2025 के एग्जाम में एक नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ था। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है अल्फा ग्राफिक्स लिमिटेड वाज रेप्यूटेड। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट खोजनी है। तो देखिए, जब हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो हम अपना ब्रेन उसी तरीके से प्रोसेसिंग में लगाते हैं। पहले आप केस स्टडी पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे, हो सकता है आपको वापस केस स्टडी पढ़नी पड़े। तो पहले आप क्वेश्चन रीड करें जिससे आपको आइडिया लग जाए किस टॉपिक का क्वेश्चन है। Alpha Graphics Limited was a reputed Indian company which had been a business for many years. The chief executive officer of the company, यानी कि ये जो स्टार्टिंग की दो लाइन है इसका कोई रेलेवेंस नहीं है हमारी केस स्टडी सॉल्व करने में। रोहित गुप्ता ऑलवेज बिलीव्ड इन अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट, यानी ये व्यक्ति बिजनेस एनवायरनमेंट की अहमियत को समझता है एज वेल एज रिस्पॉन्डिंग एंड अडेप्टिंग, और उसके हिसाब से खुद को चेंज करता है। जब उसे पता चला, एक ध्यान से सुनिएगा, फॉरेन इंटरनेशनल कंपनी लेनोग्राफिक्स इंडियन मार्केट में एंटर करने वाली है, यानी उन्हीं के प्रोडक्ट का, यानी कि सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट लेकर एक नई कंपनी मार्केट में एंटर करने वाली है, तो ये उनके लिए खतरे की घंटी थी। बाय रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड क्रिएटिंग गुड क्वालिटी एंड एस्थेटिकली प्लीजिंग लेआउट्स, लेकिन इन्होंने क्या करा, अपनी कॉस्ट कम करी। इन्होंने अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट दिया, दिखने में बहुत खूबसूरत लेआउट्स, एडवर्टाइजमेंट किए, जिसके कारण से अल्फा ग्राफिक्स लिमिटेड अपने आप को रिटेन कर पाई, अपने पुराने ग्राहकों को अपने पास रख पाई। इससे कौन सा इंपॉर्टेंट समझ में आता है, तो इसे समझ में आता है आइडेंटिफाइंग थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को कंटिन्यूअसली आप स्कैन कर रहे हैं तो उसमें आने वाले सभी खतरों का एहसास आपको पहले ही हो जाएगा, जिससे आप कोप अप कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाई इन्फ्लेशन, देखिए कीवर्ड्स पकड़िए। हाई इन्फ्लेशन यानी महंगाई मार्केट में है, चीजों की रेट बढ़ रही है। ये इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है, यानी कि इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट का पार्ट है। फिर भी हम किस स्टडी पूरी पढ़ेंगे। Generally result in constraints on business enterprise as they increase various cost of business such as purchase of raw material। और ये इन्फ्लेशन हम पे कैसे असर डालता है भाई, हमारा रॉ मटेरियल खरीदना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, महंगी हो जाती है चीज़ें, वेजेस एंड सैलरीज हमें ज़्यादा देनी पड़ती हैं, और ये सब चीज़ें हमारे इकोनॉमिक्स पे असर डालती हैं। तो ये हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होगा। ये भी 2025 के एग्जाम में एक नंबर में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ सोशल एनवायरनमेंट। अब देखो, इन्होंने हमें कह ही दिया कि सोशल एनवायरनमेंट के एलिमेंट को बताइए। तो देखिए, जो रेट्स ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट हैं वो इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट का पार्ट है। मैं आपको वो ऑप्शंस भी बताऊंगा जो गलत क्यों हैं, जिससे आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग चैप्टर की हो जाएगी। आप चैप्टर नहीं भी पढ़ के आएंगे ना, तो भी इस वीडियो को देखने के बाद में आप सब प्रकार की केस स्टडी सॉल्व कर पाएंगे। दूसरा, एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम वर्कफोर्स। अब समझिएगा, यहाँ हम उम्मीद की बात कर रहे हैं जो हम अपने देश की वर्कफोर्स से करते हैं। इसको भी हम मार्जिन में लेके चल रहे हैं कि भाई ये आंसर हमारा हो सकता है। बाकी के ऑप्शंस पढ़ते हैं। द नेचर ऑफ रिलेशनशिप ऑफ आवर कंट्री विद फॉरेन कंट्रीज, इससे कोई ताल्लुक नहीं होता समाज का। प्लान्ड आउटले इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, इससे भी कोई ताल्लुक नहीं, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। तो आप एलिमिनेशन बेसिस पर भी अपने आंसर्स को पॉइंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है एस के बिल्डर्स। नहीं भाई, इसमें क्या करेंगे, पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। हमें क्वेश्चन में इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट बताना है, तो हम उसी हिसाब से प्रोसेस करेंगे इस पूरी केस स्टडी को। एसके बिल्डर्स बिकेम द मार्केट लीडर इन द डिजाइनर हाउस सेगमेंट एज इट वाज द फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज। कीवर्ड पकड़ो जरा, फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज, यानी कि इन्होंने फर्स्ट मूवर एडवांटेज दिया। इन्होंने क्या करा, पहले अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करा मार्केट में। कौन सी अपॉर्चुनिटी पकड़ी कि भाई एआई का इस्तेमाल करो। आप लोग भी समझ ही रहे हैं, पूरा पूरा होमवर्क आपका एआई से होता है अब। इन डिजाइनिंग द हाउसेज एंड चेंजिंग एनवायरनमेंट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ठीक है भाई। इन्होंने समझा कि पहले हम इस्तेमाल करेंगे एआई बेस्ड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का घरों को डिजाइन करने के लिए। कौन सा इंपॉर्टेंस है, ऑब्वियसली भाई 2024 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाई, सॉरी, ये फर्स्ट वाला तो हमारा एलिमिनेट हो जाएगा।
हमारे पास ऑप्शन नंबर होगा बी, इट इनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। यानी आप अगर मार्केट में पहले मौका पकड़ लेंगे तो आप आगे निकल जाएंगे बाकियों से एक कदम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, स्टेट एनी थ्री फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, 2024 के पेपर में आया था, अभी के अभी मेरे साथ याद कीजिए। पहला, बिजनेस एनवायरनमेंट ना सभी फैक्टर्स का जोड़ है। हम ये नहीं कह सकते बिजनेस एनवायरनमेंट सिर्फ एक चीज़ है, वो सभी चीज़ों को मिलाकर बनाया हुआ है, जिसमें बिजनेस फर्म्स हैं, हम आप हैं, गवर्नमेंट है, ये सब है। बिजनेस एनवायरनमेंट में स्पेसिफिक चीज़ें भी हैं जो सिर्फ हमारे लिए चेंज हो सकती हैं, हम पैसा डालेंगे, हमारे कस्टमर्स, हमारे इन्वेस्टर्स, और जनरल यानी कि जो सब पर असर डाल सकती हैं, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी सिर्फ मेरे लिए चेंज नहीं है और ये सबके लिए चेंज हो रही है। अलग-अलग जो एलिमेंट्स है बिजनेस एनवायरनमेंट के, आपस में बहुत ही क्लोज़ली इंटररिलेटेड हैं। यानी एक एनवायरनमेंट पे असर दूसरे एनवायरनमेंट पे असर कर सकता है। जैसे-जैसे एआई बढ़ता चल रहा है, टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है, उससे समाज परिवर्तन हो रहा है। यानी सोसाइटी पे उसका असर आ रहा है और उसी प्रकार से फिर उसके रूल्स एंड रेगुलेशन बन रहे हैं। तो इसका मतलब बिज़नेस के सभी एलिमेंट्स आपस में इंटररिलेटेड हैं। डायनामिक, देखिए बच्चे ना डायनामिक पढ़ने में गलती करते हैं। डायनामिक को ना नेगेटिव वे में ना लिखकर इसको पॉजिटिव वे में समझिए। बदलाव बहुत ज़रूरी है। चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट थिंग इन लाइफ। उसी प्रकार से बिज़नेस एनवायरनमेंट में भी बदलाव आते हैं समय के साथ में। जैसे कंज़्यूमर का प्रेफ़रेंस चेंज हो जाता है, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, तो इस तरीके को हम बोलते हैं डायनामिक। इसको हम पॉज़िटिव वे में लिखेंगे। लेकिन अगर बात करें अनसर्टेन, तो इसको हम नेगेटिव वे में लिख सकते हैं। क्योंकि कल को प्रेडिक्ट करना बड़ा ही मुश्किल है और बिज़नेस एनवायरनमेंट में कल क्या हो जाए, बिज़नेस एनवायरनमेंट में क्या चेंज आ जाए, एकदम से नोटबंदी हो गई, एकदम से इंटरनेट बंद हो गया या बैन लग गया, वॉर हो गया, तब बिज़नेस एनवायरनमेंट को प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। नेक्स्ट फीचर होता है कॉम्प्लेक्सिटी। एक बिजनेस एनवायरनमेंट का असर दूसरे पे क्या पड़ेगा, ये प्रेडिक्ट करना बड़ा ही मुश्किल होता है। इसके अलावा हमारे पास होता है रिलेटिविटी, यानी हर बिजनेस एनवायरनमेंट जगह के हिसाब से बदल जाता है। इंडिया का बिजनेस एनवायरनमेंट डिफरेंट होगा इटली के बिजनेस एनवायरनमेंट से। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, बाद में हम केस स्टडी पढ़ेंगे। हमसे कह रहा है आइडेंटिफाई द फीचर, तो हम दिमाग से वरना फीचर वाला ही लगाएंगे। भाई एक कार्टूनी प्लेनेट करके एक वेल नोन इंडोर प्लेग्राउंड है, ठीक है, फॉर ऑर्गेनाइजिंग, वहाँ पे पार्टीज़ होती हैं बच्चों के लिए नोएडा में। कई सारे प्ले स्टेशंस हैं और कई सारी एक्टिविटीज़ हैं जो बच्चे एन्जॉय करते हैं। यहाँ तक अभी हमें फीचर्स की कोई जानकारी नहीं मिली। धीरे-धीरे जो चिल्ड्रन हैं उनका नंबर जैसे-जैसे बढ़ता जा रहा है, न्यू इंडोर प्लेग्राउंड, एक नया इंडोर प्लेग्राउंड आ गया। यानी कि इनका कॉम्पिटिटर, क्या नाम है उसका, टाइनी डॉट्स हाउस केम अप विद, इसमें क्या है, एडवांस स्विंग्स हैं, प्ले स्टेशंस हैं और एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ हैं। नियर कार्टूनी प्लैनेट, उसके पास में ही खुला है। इसको कॉम्पीट करने के लिए न्यूली ओपन इंडोर प्लेग्राउंड के लिए कार्टूनी प्लैनेट ने क्या करा, अपने यहाँ पर भी सम एडवांस स्विंग्स लगाई। यानी समय के हिसाब से इसने बदलाव किया। अपने यहाँ पे भी एंटरटेनिंग एक्टिविटीज़ लगाई जिससे बच्चे और अट्रैक्ट हुए। इससे कौन-सा फीचर बिज़नेस एनवायरनमेंट का समझ में आता है कि बिज़नेस एनवायरनमेंट बहुत ही डायनामिक है। आज अगर आप टॉप पर हैं, हो सकता है कल कोई और टॉप पर आ जाए। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, डायनामिक नेचर, और उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, अडैप्ट करते हैं। इन्होंने अडैप्ट करा इसलिए आगे तक सर्वाइव कर पाएँगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है डोल्मा एंड उना। पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो हमें क्वेश्चन में इंपॉर्टेंस बताना है बिज़नेस एनवायरनमेंट का। अब हम सिर्फ इंपॉर्टेंस वाला दिमाग लगाएँगे। देखिए डोल्मा उना गार्डनर्स हैं विद डिकेड्स ऑफ हैंड ऑन एक्सपीरियंस, कई सालों से काम करते हैं गार्डनिंग का। दे वर फर्स्ट वन्स टू रिकॉग्नाइज, अब देखिए इस लाइन को ना की हाईलाइट कर लेते हैं। फर्स्ट वन, जब कोई पहली बार किसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करता है तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज का फायदा मिलता है। उन्होंने क्या रिकॉग्नाइज किया, इंडोर गार्डन्स के बारे में, और जैसे जो अपार्टमेंट्स में रहने वाले लोग हैं वो अपने घर के अंदर में गार्डनिंग कर पाए। उन्होंने इस मौके का, अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया। ओके, और इन्होंने अपना एक इनोवेटिव वेंचर स्टार्ट किया माई स्पेस करके। जैसे कि उसमें और कई सारे उसमें क्रिएटिव आइडियाज थे, गार्डन वॉल्स था, हैंगिंग गार्डन था, विंडो गार्डन था, बुक शेल्फ गार्डन था और कई सारे। उनका मार्केट में कोई कॉम्पिटिटर नहीं था क्योंकि उन्होंने पहली बार में इसको अपॉर्चुनिटी को देखा है और वो जल्द ही मार्केट लीडर बन गए। तो कौन-सा इंपॉर्टेंस समझ में आया, तो बेटा इसमें समझ में आया कि उन्होंने पहले आइडेंटिफ़ाई करा अपॉर्चुनिटीज़ को और पहला कदम उठा लिया। तो ऑप्शन नंबर सी। तो देख रहे हैं, केस स्टडीज़ टफ नहीं है, बस आपको बेसिक की पॉइंट समझ में आने चाहिए। बोर्ड भी आपको इसी तरीके के क्वेश्चंस देता है, 2023 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैच द फॉलोइंग है, तो साथ-साथ मैच करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको देखो डायनामिक का मतलब बताया था। डायनामिक का मतलब होता है कि समय के साथ इसमें बदलाव आता है। तो देखिए बिज़नेस एनवायरनमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग वेदर इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड कंज्यूमर प्रेफरेंस। तो ये हमारे पास ए वाला हो गया। कॉम्प्लेक्सिटी यानी एक एनवायरनमेंट का असर दूसरे पे क्या होगा, ये प्रेडिक्ट करना बड़ा ही मुश्किल होता है। ज़रा फर्स्ट ऑप्शन पढ़िए। एनवायरनमेंट इज़ ए फिनोमेना दैट इज़ रिलेटिवली ईज़ियर टू अंडरस्टैंड इन पार्ट्स। टुकड़ों में तो पढ़ लोगे लेकिन उसका ओवरऑल असर क्या आएगा, ये पकड़ना बड़ा ही मुश्किल है।
बचा ही हमारे पास एक रिलेटिविटी कि बिजनेस एनवायरनमेंट जगह के हिसाब से बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास में हमें फीचर्स बताने हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के। एथनिक वियर जैसे कि साड़ी वगैरह इंडिया में तो डिमांड में है, लेकिन इटली में डिमांड में नहीं है, तो जगह के हिसाब से बिजनेस एनवायरनमेंट बदल जाता है। ये कौन सा फीचर है? ये है रिलेटिविटी। नेक्स्ट हमसे कह रहा है अभी सर्वोदय नाना, पहले क्वेश्चन, फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट बताने हैं। सर्वोदय पैलेस इज अ 40 ईयर्स ओल्ड एस्टेब्लिश होटल, ये एक होटल है। हाउएवर धीरे धीरे, हाउएवर रिसेंटली यानी कि समय के साथ में ट्रेवलर स्टार्टेड फॉर लुकिंग फॉर वाईफाई, यानी ट्रेवलर्स की अब रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है, अब उन्हें फ्री वाईफाई चाहिए, अर्ली चेक इन चाहिए, पेट केयर फैसिलिटीज चाहिए। मैनेजर ने जब देखा कि कंज्यूमर का प्रेफरेंस शिफ्ट हो रहा है, पढ़िए जरा, कीवर्ड आ गया कंज्यूमर प्रेफरेंस, तो कौन सा होगा भाई? डायनेमिक नेचर। तो देख रहे हैं हम कीवर्ड्स पढ़ते ही पूरा का पूरा क्वेश्चन इजीली सॉल्व करते हैं। टर्म 1 2021 एंड 22 एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट, बिजनेस एनवायरनमेंट इज सेट टू बी अनसर्टेन। बिजनेस एनवायरनमेंट को अनसर्टेन क्यों कहते हैं? क्योंकि मैंने कहा था कल क्या हो जाए इसको प्रिडिक्ट करना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो हम पहला वाला तो नहीं बोलेंगे, ये तो इंटररिलेटेड है। डिफर कंट्री टू कंट्री, ये रिलेटिविटी है। हाँ भाई, इट इज डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट फ्यूचर, हमारे पास ऑप्शन डी पढ़ना ही नहीं है, हमारे पास ऑप्शन सी ही 100% आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है बिजनेस एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस इंटररिलेटेड एंड डायनेमिक कंडीशंस ऑफ फोर्सेस व्हिच अराइजेस फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। इससे कौन सा पीछे समझ में आता है? इससे समझ में आता है कि ये आपस में इंटररिलेटेड है और बहुत ही डायनेमिक इन नेचर है, जो कि अलग अलग सोर्सेज से आए हैं। तो ये हमारे पास में इंटर रिलेटेडनेस, आपस में जुड़े हुए हैं, इनका एग्जैक्ट सोर्स प्रिडिक्ट करना बड़ा ही मुश्किल है। नेक्स्ट, व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग हेडिंग्स डज नॉट हाईलाइट द इंपॉर्टेंस। इनमें से क्या बिजनेस एनवायरनमेंट का इंपॉर्टेंस नहीं है? कैपिंग यूजफुल रिसोर्स, भाई है ये तो इंपॉर्टेंस। बदलाव के साथ एडप्ट कर लेना, हाँ जी भाई ये भी है। परफॉर्मेंस इंप्रूव करना, बिल्कुल है। प्रमोटिंग इनोवेटिव आइडिया, बिल्कुल भी नहीं है भाई। इनोवेटिव आइडियाज को प्रमोट करने का काम आप एज एन एंटरप्रेन्योर अच्छे से कर सकते हैं, उसमें बिजनेस एनवायरनमेंट का कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं रह जाता, उसमें कोई ऐसा इंपॉर्टेंस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, ये 2021 के कंपार्टमेंट के एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो पहले हम क्वेश्चन वाला पार्ट पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को बेटा। हमें क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द इकोनॉमिक रिफॉर्म। तो देखिए हमारे पास बिजनेस एनवायरनमेंट, थोड़ा स्मार्ट वर्क कीजिए। बिजनेस एनवायरनमेंट के चैप्टर में जो हमारे पास इकोनॉमिक रिफॉर्म है, वो है हमारे पास ग्लोबलाइजेशन वाला पार्ट, है ना, लिबरलाइजेशन वाला पार्ट और प्राइवेटाइजेशन वाला पार्ट। तो ये जो हमारे पास में 1991 की पॉलिसीज हम कहते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ये उसका पार्ट है। इसके अलावा हमारे पास कोई ऐसा बहुत बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म चैप्टर में एक्सप्लेन नहीं है। डिमोनिटाइजेशन वाला पार्ट है और ये इकोनॉमिक रिफॉर्म है, यानी कि हमें एक तरीके से आंसर तो पता चला कि भाई कौन से इकोनॉमिक रिफॉर्म की बात हो रही होगी, क्योंकि बाकी के बिजनेस स्टडीज के चैप्टर में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की कोई जानकारी हमें नहीं दे रखी है। और सेकंड क्वेश्चन पढ़ने से हमें कंफर्म हो जाएगा कि ये बिजनेस एनवायरनमेंट का ही है। कोटिंग द लाइन एक्सप्लेन टू इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट बीइंग हाईलाइटेड। तो देखिए इस तरीके से क्या होगा ना, आप क्वेश्चन से पकड़ पाएंगे कि भाई ये किस चैप्टर की केस स्टडी आई है। तो हमें बिजनेस एनवायरनमेंट के इंपॉर्टेंस बताने हैं, इस पूरे पैराग्राफ को यानी कि केस स्टडी को पढ़कर उसमें से लाइंस भी लेनी है, जिससे हम कह सकते हैं कि हाँ भाई ये वाला इंपॉर्टेंस बिजनेस एनवायरनमेंट का इसमें शो किया गया है। और इकोनॉमिक रिफॉर्म की भी बात करेंगे। तो देखिए हुआ क्या है, एनवायरनमेंट में धीरे धीरे पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, तो जो मिडिल क्लास लोग हैं वो केवी मोटर्स ने उनकी ज़रूरत रिकॉग्नाइज करी, क्योंकि हमारे देश में छोटी गाड़ियों का जो है नीड है, फैमिली गाड़ियाँ, छोटी गाड़ियाँ सही रहती हैं। इससे इट क्रिएटेड अ फार प्रोडक्ट फार सुपीरियर देन दिस कॉम्पिटिटर। तो केवी मोटर्स ने क्या करा, इसका फायदा उठाकर एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो अपने कॉम्पिटिटर्स से बहुत सुपीरियर था। नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, सिर्फ क्वालिटी के बेसिस में ही नहीं, बल्कि ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा था। जल्दी वो मार्केट लीडर भी बन गए। एज द इंडियन गवर्नमेंट वॉज इंकरेजिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट, सरकार फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंकरेज कर रही है। एमएनसीज जिनके बड़े बड़े नाम हैं वो भी इंडियन मार्केट में एंटर कर रही है। और जब भी बेटा एमएनसीज की बात आ जाए, याद रखिएगा एमएनसीज आर द यूनिट्स फॉर ग्लोबलाइजेशन। तो यहाँ पर बेटा बात हो रही है हमारे पास में ग्लोबलाइजेशन की। आप लोग सभी लोग इस आंसर को तैयार रखें, इसमें ग्लोबलाइजेशन की बात हो रही है। इन दोनों लाइन से पढ़ के हम समझ गए विदेशी लोग इन्वेस्ट करने को आ रहे हैं और बड़ी बड़ी कंपनियां इंडियन मार्केट में एंटर कर रही हैं। केवी मोटर्स ने फर्दर एक्सपेंडेड इट्स सर्विस नेटवर्क्स क्वालिटी, क्रिएटिंग एन एंट्री बैरियर फॉर द कॉम्पिटिटर्स। और केवी मोटर्स ने क्या करा, अपना सर्विस नेटवर्क इतना अच्छा कर लिया कि बाहर की जो विदेशी कंपनीज थी उनका बैरियर बन गया, यानी वो ढंग से एंटर नहीं कर पाई। इट डिपिक्टेड इट्स स्ट्रेंथ्स थ्रू वेरियस ब्रांड बिल्डिंग एक्टिविटीज। उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ को दिखाया अपनी अच्छी ब्रांड बिल्डिंग एक्टिविटीज के थ्रू। और मार्केट शेयर उनका नीचे नहीं गया, भले ही बहुत सारे ऑटोमेकर्स और कॉम्पिटिटर्स मार्केट में एंटर कर गए।
तो इकोनॉमिक रिफॉर्म हमारे पास बेटा ग्लोबलाइजेशन हमारा आंसर हो गया, लेकिन हमें इंपॉर्टेंस समझनी है। तो बेटा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ था रिकॉग्नाइज द नीड फॉर स्मॉल कार इन इंडिया, और हमारे पास यहाँ लिखा भी हुआ है बिकेम द मार्केट लीडर, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले बाकियों के कंपैरिजन में अपॉर्चुनिटी को समझा। तो इन्होंने क्या करा बेटा, आइडेंटिफाइंग द अपॉर्चुनिटीज एंड एक्सेसिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। तो इसमें पहला वाला इंपॉर्टेंस तो हमारे बिजनेस मैन को हो ही गया। दूसरा इन्होंने क्या करा बेटा, इन्होंने ये भी देखा कि हमारे देश के अंदर में विदेशी कंपनीज आ रही हैं, यानी कि इन्होंने पहले अनुमान लगाया कि भाई अगर ये लोग आ गई और ये हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। तो उन्होंने उसके हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करा, यानी इन्होंने आइडेंटिफाई कर रहे अर्ली वार्निंग सिग्नल एंड थ्रेट्स को। तो पहला इंपॉर्टेंस हम इसके अंदर लिखेंगे क्या, हम पहला इंपॉर्टेंस लिखेंगे आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड फर्स्ट मूव एडवांटेज। दूसरा इंपॉर्टेंस हम इस लाइन को हाईलाइट करते हुए लिखेंगे, उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ्स की मदद से अपने डिपिक्ट करा और एक बैरियर का काम करा कॉम्पिटिटर्स के अगेंस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे आइडेंटिफाई एंड स्टेट करने को कहा है, यानी हमें एक्सप्लेन नहीं करना, सिर्फ नाम लिखना है उस कंसेप्ट का जो इस पूरे के पूरे केस स्टडी में आया है, और उसके 4 इंपॉर्टेंस बताने हैं। तो सबसे पहले हम केस स्टडी को पढ़ते हैं। कोनार्क लिमिटेड एक इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज है जो कि मध्य प्रदेश में है और बहुत ही कम पैसे कमा पा रही है अपने कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में। नोवा लिमिटेड जो कि मुंबई में है, तो कोनार्क और नोवा दोनों के ऑपरेशंस पे असर आता है उनके इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स। तो देखिए ये हमारे पास होते हैं स्पेसिफिक फोर्सेस जो सिर्फ बाकी हम पैसे डालते हैं, बाकी दूसरों को कोई फर्क नहीं पड़ता, विच आर यूनिक इन दियर रिस्पेक्टिव लोकेशन। एंड इन एडिशन टू दिस, इसके अलावा इंडिविजुअल फर्म्स पे असर पड़ता है मनी सप्लाई का, कंपोजिशन ऑफ फैमिलीज का, टेक्नोलॉजी का। तो यानी कि ये जो पॉइंट्स होते हैं ये हमारे पास होते हैं जनरल फोर्सेस, यानी कि जो सब पर असर डालते हैं। भाई टेक्नोलॉजी बदलेगी तो अकेले मेरे लिए नहीं बदलेगी ना, अकेले नोवा के लिए नहीं बदलेगी, अकेले कोनार के लिए नहीं बदलेगी, सबके लिए बदलेगी। तो ये है जनरल फोर्सेस। तो इसमें हमें कौन सा फीचर बताना है, तो देखिए ये पहली बात तो ये है बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। और बिजनेस एनवायरनमेंट का कौन सा फीचर है बेटा, जनरल एंड स्पेसिफिक फोर्सेस, जिसमें जनरल फोर्सेस आपको बतानी पड़ेगी ये वाली और स्पेसिफिक बतानी पड़ेगी ये वाली। हमें 4 इंपॉर्टेंस बताने हैं जो इसके अंदर में हुए हैं। तो सबसे पहले आप इसमें बता सकते हैं बेटा, क्योंकि बेटा इसमें एनी बोले हुए हैं तो जरूरी नहीं कि आप केस स्टडी का ही बताइए। तो आप ये बता सकते हैं कि भाई ये फर्स्ट मूव एडवांटेज ले सकते हैं। ये लोग क्या कर सकते हैं बेटा, कोप विद रैपिड चेंजेस, क्योंकि देखो मनी सप्लाई चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो बदलाव के साथ चेंज करें खुद को। और टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, उन्हीं रिसोर्स का इस्तेमाल करें जो कि उनके भविष्य को सर्वाइवल रेट्स के लिए बढ़ा देंगे। तो इस तरीके से आपको कोई से भी 4 बिजनेस एनवायरनमेंट के इंपॉर्टेंस को एक्सप्लेन कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन से कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ लीगल एनवायरनमेंट। हमें लीगल एनवायरनमेंट के क्या बताने हैं, एग्जांपल्स बताने हैं। तो देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं एडवर्टाइजमेंट ऑफ एल्कोहलिक बिवरेजेस प्रोहिबिटेड। ये बिल्कुल ठीक है भाई। अच्छा लीगल एनवायरनमेंट में एक बात समझिएगा, लीगल एनवायरनमेंट में कंपल्शन वाली चीजें आती है जो आपको फॉलो करनी ही पड़ेंगी। अब एल्कोहलिक बिवरेजेस को हमें क्या करना है भाई, प्रोहिबिट करना है, नहीं इनका एडवर्टाइजमेंट हम नहीं दिखा सकते, ये कानूनी तौर पर है, ये लीगल एनवायरनमेंट, ये तो होगा ही होगा। इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो जाना इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट है। ऑर्गेनिक फूड की डिमांड में इंक्रीज होना ये सोशल एनवायरनमेंट का पार्ट है। डिजी लॉकर का इस्तेमाल करना डॉक्यूमेंट के लिए कंपलसरी तो है नहीं, ये टेक्नोलॉजी का पार्ट है। 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया, भाई सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर तो हमारे लीगल एनवायरनमेंट के ही होते हैं। तो फर्स्ट एंड फिफ्थ हमारे पास आंसर हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है डिजी लॉकर एक फ्लैगशिप इनिशिएटेड है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी का। तो यहीं से हम थोड़ा समझ सकते हैं कि भाई ये जरूर हमें टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की तरफ लेकर जाएगा। गवर्नमेंट क्या चाहती है भाई, डिजिटल एम्पावरमेंट चाहती है अपने सिटीजन के लिए, जिससे ऑथेंटिक डिजिटल डॉक्यूमेंट्स जैसे कि उनका एकेडमिक सर्टिफिकेट्स जो कि अलग अलग एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा इशू किए जाते हैं वो एक ही जगह पर आ जाएं डिजिटल फॉर्मेट के रूप में। इसमें कुछ डायमेंशंस बताइए बिजनेस एनवायरनमेंट के। तो देखिए सबसे पहले तो आप समझिए ये टेक्नोलॉजी का पार्ट है ना, तो इसमें 100% टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट तो होगा ही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी काट देते हैं, ऑप्शन नंबर सी काट देते हैं। अच्छा ये कर कौन रहा है भाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है, कोई कंपल्शन तो है नहीं, लीगल तो है नहीं। तो इसका मतलब ये गवर्नमेंट के थ्रू इनिशिएटिव है जिससे सरकार चाहती है कि लोग क्या हो भाई, डिजिटली एम्पावरमेंट हो। तो ये पॉलिटिकल एंड टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का पार्ट है, 2023 में एग्जाम में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक लीडिंग वैक्यूम क्लीनर कंपनी है, उसने एक नया रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर इंट्रोड्यूस करा। रोबोटिक टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट हो सकता है, दैट स्वीप्स मॉप्स डिसइंफेक्ट सर्फेसेस, यानी झाड़ू भी लगाता है, पोंछा भी लगाता है और सर्फेस को भी डिसइंफेक्ट कर देता है। ड्यू टू दिस इससे मार्केट में नई डिमांड बनी
ऑर्डिनरी वैक्यूम की डिमांड कम हो गई और लोग रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर्स की तरफ चले गए। तो कौन सी बिजनेस एनवायरनमेंट पे इफेक्ट हुआ है? तो बेटा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट हुआ है। देखो समाज में परिवर्तन आया है, लेकिन जो डायमेंशन इसमें जो एक्सप्लेन किया गया है वो किया गया है टेक्नोलॉजिकल वाला, ध्यान रखिएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में, इंडियन स्वीट इंडस्ट्री हैज बीन थ्रू मेनी चेंजेस ओवर द ईयर्स। कई सालों से इंडियन मिठाइयों की इंडस्ट्री में बहुत बड़ा चेंज आया है। धीरे धीरे अब लोग हेल्थ की तरफ जा रहे हैं, तो देखिए हेल्थ की तरफ जा रहे हैं यानी कि सोशल एनवायरनमेंट का पार्ट है। तो अजय वर्मा ने एक इनिशिएटिव किया कि भाई गिल्ट फ्री स्वीट्स, जिसमें शुगर फ्री स्वीट्स उन्होंने अपने कस्टमर के लिए बनाई। तो कौन सा एनवायरनमेंट है भाई? सोशल एनवायरनमेंट, क्योंकि समाज में चेंज आ रहा है, लोग हेल्थ की तरफ ज्यादा अवेयर हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लीडिंग पिज्जा चेन कंपनी है, उसने मोमो मिया पिज्जा बनाया, जो कि कॉम्बिनेशन है पैन पिज्जास विद मोमोज एंड इट्स क्रस्ट। मार्केट रिसर्च हैड रिवील्ड दैट मोमोज आर द सेकंड मोस्ट लव स्ट्रीट फूड। इन्होंने रिसर्च करा, सर्वे करा, उससे इनको पता चला और वो चाहते हैं पहली ऐसी कंपनी बनना जो इस मौके का पूर्ण रूप से फायदा उठाए, अपने कॉम्पिटिटर से हारे नहीं। तो द पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस, तो कौन सा इंपॉर्टेंस हमें समझ में आया? हमें समझ में आया आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस। इजी क्वेश्चन था, 2021-22 के पेपर में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सेवरल इनिशिएटिव हैव बीन अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट। अब देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट की बात हो रही है। अगर हम क्वेश्चन पढ़े, हमसे देखिए डायमेंशन पूछा गया है और गवर्नमेंट वाला पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का हो सकता है। और गवर्नमेंट क्या कह रही है कि भाई मेक इन इंडिया की तरफ जाओ, है ना, एक्सपोर्ट इतने करो अपने देश के कि भाई हमारे देश में बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज आए। So wasn't much scheme launched by the government to encourage companies across the world to manufacture defense product in India? क्योंकि इंडिया में डिफेंस प्रोडक्ट की अब क्या आ रही है बेटा? नीड आ रही है। तो इसमें कौन सा एनवायरनमेंट की बात यहाँ पे हुई है? यहाँ पे बेटा हुई है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की बात। देखिए लीगल है नहीं, कोई कानून आया नहीं, समाज में कोई परिवर्तन इससे है नहीं, और इकोनॉमी पे असर पड़ सकता है, लेकिन यहाँ पे डिस्कशन ज्यादा नहीं हुआ है, तो उससे भी हम यहाँ पे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट लगा सकते थे। क्योंकि देखिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट चाहती है इंकरेज करना डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को। तो इसलिए जो सरकारी स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं उसमें पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस इंक्लूड्स फोर्स रिलेटिंग टू साइंटिफिक इंप्रूवमेंट। तो देखिए इतना ही वर्ड पढ़ के हम समझ गए कौन सा भी टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज इंट्रोड्यूस रिड्यूस्ड द रेपो रेट फॉर प्रोवाइडिंग। देखिए रेपो रेट रिड्यूस होना, ये हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। तो ये कौन से एनवायरनमेंट प्रेशर डालेगा? इकोनॉमिक। लेकिन फिर भी हम केस स्टडी पूरी पढ़ेंगे, जिससे लोगों को चीपर लोन मिले और लोग कोविड-19 के बाद में अपनी इंडस्ट्रीज अच्छे से सेटअप कर पाए। तो बेटा ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट है। इनमें से कौन सा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट है? क्वालिटी ऑफ लाइफ सोशल का पार्ट होता है। रेट्स ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, आगे के दोनों पढ़ने भी नहीं है, मैं समझाऊंगा, लेकिन पढ़ने क्यों नहीं? क्योंकि बेटा यहाँ पे सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इकोनॉमिक्स पर असर डालता है। गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बिजनेस पे है ना भाई, ये तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है। और बर्थ रेट डेथ रेट सोशल एनवायरनमेंट का पार्ट होता है, ना कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 2020 के कंपार्टमेंट पेपर में आया था। तो इसमें क्वेश्चन कह रहा है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लास्टिक वेस्ट को एलिमिनेट करने के लिए एक नेशन वाइड बैन लगा रही है सिंगल यूज प्लास्टिक पर। देखिए अगर हमें इसमें पूछा हो कि भाई कौन सा डायमेंशन है, तो अगर नेशन वाइड बैन लगाया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, तो ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का पार्ट है। बैन वुड मोस्ट लाइकली टारगेट प्लास्टिक कटलरी, स्ट्रॉज, कप्स एंड ग्लासेस। ठीक है भाई। और इस बैन होने के बाद में बिजनेस को अपनी प्रैक्टिसेस को चेंज करना पड़ा। जो विमान एयरलाइंस है उसने डिसाइड किया कि भाई वो अब स्मॉल वाटर बोटल्स नहीं देंगे। कई सारी फर्म्स ने इन द कंट्री दैट आर मेकिंग बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक आउट ऑफ स्टार्च, व्हीट एंड फार्मास्यूटिकल कंपनीज, कई सारी कंपनीज हमारे इंडिया में आई जो कि व्हीट हे से, यानी कि बायोडिग्रेडेबल चीज से, ऑर्गेनिक चीज से प्लास्टिक बना सकती है। कंपटीशन इन द अपकमिंग इंडस्ट्रीज इमेंस, बहुत बड़े रूप में इसका कंपटीशन हुआ। बिजनेसेस आर ऑल्सो फोकसिंग ऑन डेवलपिंग टेक्निक्स, बिजनेस कई सारी टेक्निक्स बना रहे हैं जिससे प्लास्टिक का ऑल्टरनेटिव खोजा जा सके, जिसमें से एक है कार्लोस टेक्नोलॉजीज, जो कि लीडिंग इंजीनियरिंग कंपनी है। उसने प्लान किया टू डिजाइन डिलीवर हाईटेक मशीन्स दैट स्केल अप द प्रोडक्शन ऑफ बैग्स। ऐसी मशीन बनाए जिससे इन बैग्स को बनाने का प्रोडक्शन बढ़िया हो जाए। और किससे बने? ये न्यूज़पेपर से बने, जिससे प्लास्टिक को रिप्लेस कर दिया जाए। कई सारी कंपनीज आर प्लेसिंग ऑर्डर्स फॉर सच मशीन्स, और उन मशीन्स का ऑर्डर भी बहुत ज़्यादा लगने लगा। दिस हैड एडेड चैलेंजेस बिफोर स्मॉल फर्म्स, इससे छोटी छोटी फर्म्स के सामने चैलेंज आया, जो कि पेपर बैग्स की मदद से जो पेपर बैग्स बनाती थी। एंड इन वेरियस एंटरप्राइज एम्प्लॉयज आर बीइंग ट्रेन टू ऑपरेट सच हाईटेक मशीन्स, और कई सारी इंडस्ट्रीज में कई सारे लोगों को, एम्प्लॉयज को ट्रेन किया गया ऐसी मशीन चलाने के लिए। इससे ह्यूमन रिसोर्स में हायर कॉम्पिटेंसी होगी। कस्टमर्स भी अब बहुत डिमांडिंग हो गए,
ड्यू टू द इंक्रीज अवेयरनेस एंड फोर्सिंग सेलर्स टू अडॉप्ट बैग्स दैट आर नॉट मेड ऑफ प्लास्टिक। समाज में परिवर्तन आया जिससे अब प्लास्टिक का उपयोग लोगों ने भी करना बंद कर दिया। तो हमें आइडेंटिफाई करना है और एक्सप्लेन करना है जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी फॉलो करी उसका बिजनेस पे क्या असर पड़ेगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि बेटा इस क्वेश्चन में ना एक आपको डायरेक्ट आंसर नहीं लिखने हैं, आपको इस पूरी पॉलिसी का इम्पैक्ट बताना है। किस पर? बिजनेस और इंडस्ट्रीज पर। सबसे पहला जो प्रभाव पड़ा वो पड़ा बेटा नेसेसिटी टू चेंज। समझिए जरा इस बात को, ये हेडिंग के साथ में लिखना है। नेसेसिटी टू चेंज का मतलब है अब तो बदलना ही पड़ेगा, अब आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। सरकार ने देखिए क्या लिखा है, सरकार ने बैन कर दी है प्लास्टिक्स सिंगल यूज वाली, तो आपको बदलना पड़ेगा। तो पहला आपको इम्पैक्ट क्या बताना है बेटा? नेसेसिटी टू चेंज। दूसरा इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? दूसरा इम्पैक्ट ये पड़ेगा बेटा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगा। टेक्नोलॉजिकल कैसे एडवांसमेंट होगा? अब वो मशीन्स आने लगी जो अच्छी क्वालिटी की हाई टेक मशीन्स मार्केट में आने लगी, जो ज्यादा मात्रा में पेपर बैग्स वगैरह या फिर रिप्लेस कर सकती हैं प्लास्टिक बैग्स को, और अलग अलग तरीके से अलग अलग टेक्निक से प्लास्टिक बैग के सब्स्टिट्यूट्स बना सकती हैं। तीसरा चेंज आएगा बेटा, तीसरा इंपैक्ट आएगा समाज पर। सोशल अवेयरनेस इंक्रीज होगी टुवर्ड्स पॉल्यूशन। प्लास्टिक के नेगेटिव इंपैक्ट्स की तरफ अवेयरनेस मार्केट में क्रिएट होगी। और सरकार जो है इससे क्या प्रमोट कर सकती है भाई? हमारे इंडिया का इनिशिएटिव कर सकती है कि भाई इंडियन ब्रांड्स अब एक ग्लोबल लेवल पे जा सके। क्योंकि देखिए इसमें लिखा हुआ है कई सारी इंडियन कंपनीज ने, हमारी देशी कंपनी ने इस अपॉर्चुनिटी को, यानी कि इस मौके को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया है, जिससे वो मार्केट लीडर बन सकती है ग्लोबली भी। तो ये सारे इंपैक्ट हमें लिखने हैं। मैं आपको कुछ पॉइंट्स लिख दे रहा हूं, आप इनको तैयार कर लीजिए। देखिए मैंने इस पूरी केस स्टडी में से पढ़ के सारे पॉइंट्स ले लिए हैं। जैसे पहला भाई मैंने आपको बताया बदलाव की अब जरूरत है, कंपटीशन इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि कई सारे ब्रांड्स आ चुके हैं, टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाएगी और ह्यूमन रिसोर्स को अब अडेप्ट करना पड़ेगा टाइम टू टाइम। तो ये सारे आप आंसर में लिखेंगे, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि आइडेंटिफाई करें और एक्सप्लेन करें दो डायमेंशन जो कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या बताए गए हैं। देखो इसको क्वेश्चन को पढ़ने से हमको डायरेक्टली पता चल गया कि बिजनेस एनवायरनमेंट का है। अब हम सिर्फ डायमेंशन वाली बुद्धि लगाएंगे। महिंद्रा एग्रो लिमिटेड ने एक नया वेंचर स्टार्ट करा। क्या करेंगे भाई? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हार्मफुल एंड केमिकल फर्टिलाइजर फ्री वेजिटेबल। ऐसी वेजिटेबल्स जो कि हार्मफुल केमिकल से नहीं बनी हुई हैं, उनकी मदद से नहीं बनी। क्योंकि उन्होंने एक सर्वे किया, उनको पता चला कि कस्टमर्स ऐसी वेजिटेबल्स चाहते हैं। उन्हें पता चला कई सारे लोग कंसर्न हैं हार्मफुल केमिकल्स के अगेंस्ट में, एंड दे फाउंड दैट 90% ऑफ द हाउसहोल्ड्स वर सर्चिंग फॉर ऑल्टरनेटिव। 90% लोग तो ऑल्टरनेटिव ढूंढे कि भाई हम क्या करें, हमें नहीं खाना ये सब चीजें। कंपनी ने कई सारे एग्रीकल्चर एक्सपर्ट से कांटेक्ट करा टू ले डाउन द प्रोसीजर फॉर ग्रोइंग वेजिटेबल्स, जिससे उनको एक तरीका मिला कि कैसे वेजिटेबल्स को फार्मर्स के द्वारा उगाया जाए कम से कम मात्रा में फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करके। उन्होंने फार्मर्स को ट्रेन करा नई टेक्नोलॉजी के साथ में, जो कि केमिकल फ्री तरीके से वेजिटेबल्स को उगाने में हेल्प करेगी। एक्सपर्ट ने सजेस्ट करा कि सॉइल मैनेजमेंट टेक्निक्स का भी इस्तेमाल करें, जिससे फार्मर्स अपने इस ज़्यादा मात्रा में लास्टिंग हार्वेस्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ देख पा रहे हैं कि भाई 90% ऑफ द हाउस होल्ड दूसरी तरफ सर्च करना चाह रहे हैं, यानी कि कम से कम उपयोग करना चाह रहे हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स वाले वेजिटेबल्स का। तो इसमें सबसे पहला एनवायरनमेंट जो बताया गया है वो है बेटा सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट के बाद में हमें क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ट्रेन द फार्मर इन न्यू टेक्नोलॉजी। नई टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, तो यहाँ पे बेटा दूसरा एनवायरनमेंट कौन सा बेटा? टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। बाकी इसमें कोई दूसरा तीसरा एनवायरनमेंट नहीं है। दोनों इनको डायमेंशंस को आपको साथ साथ एक्सप्लेन भी करना है कि कैसे है। तो आप इन लाइंस का इस्तेमाल करके अपनी आंसर राइटिंग लिख सकते हैं अच्छी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि विद चेंज इन द कंजम्पशन हैबिट्स ऑफ पीपल। तो देखिए यहाँ पर ही हम क्वेश्चन को टारगेट करेंगे। कंजम्पशन हैबिट्स ऑफ पीपल की चेंज हो रही है, यानी सोशल एनवायरनमेंट हो सकता है। नीलेश जो कि एक स्वीट शॉप चलाता है, वो चॉकलेट बिजनेस की तरफ शिफ्ट हो गया है। ऑन द इवनिंग ऑफ दिवाली, दिवाली के टाइम पे उसने, अब देखिए दिवाली, सोशल एनवायरनमेंट, उसने चॉकलेट बहुत ही अट्रैक्टिव पैकेजिंग में करी और बहुत ही सस्ती रेट पर। वो समझ गया था कि दिवाली के टाइम पर बहुत ज़्यादा उनकी क्या होगी, मांग होगी। इसलिए उसने एक वेबसाइट बनाई chocolove.com, जिससे ऑनलाइन ऑर्डर्स दिए सकें। ऑनलाइन ऑर्डर्स यानी कि टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। उसके कई सारे ऑर्डर्स आए, उसने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया। हमें एक्सप्लेन करना है और आइडेंटिफाई करना है डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। देखिए सबसे पहले तो बेटा कंजम्पशन हैबिट की बात हो रही है, तो पहला एनवायरनमेंट हमारे पास में हो गया सोशल एनवायरनमेंट। ठीक है, क्योंकि दिवाली वाली बात भी इसमें लिखी हुई है। और दूसरा एनवायरनमेंट हमारे पास में हो गया क्योंकि इसने बेटा ऑनलाइन ऑर्डर्स लिए हैं, यानी कि टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। देखिए मेरे करने से पहले ना आप क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके आप खुद से करने की कोशिश कीजिए, जिससे आपको भी आइडिया लगे कि क्वेश्चन में आप कहाँ मिस्टेक करते हैं। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आराम से टाइम लीजिए और उसकी स्टडी खुद से करने की कोशिश कीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं।
सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, बाद में केस स्टडी का कंटेंट पढ़ेंगे। हमें डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट बताना है, ठीक है भाई। इनफैक्ट हमें ये भी बताना है कि कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉलो हुआ है। तो देख रहे हैं, दो क्वेश्चन आपस में इंटरमिक्स करके आए, दो चैप्टर्स के। हमें कंपनीज की दो वैल्यूज भी बतानी है जो कि कंपनी ने सोसाइटी से मतलब सोसाइटी के लिए किया है। तो वैल्यूज का मतलब है जो भी उन्होंने अच्छी चीज की है समाज के लिए। तो अब हम केस स्टडी पढ़ते हैं और इंपॉर्टेंट वर्ड्स को मैं की हाईलाइट करता चलूंगा। बेनी अपना एमबीए पूरा करने के बाद में मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने लगी। कौन सी कंपनी है भाई? फोर्टियो। द कंपनी वॉज पेइंग गुड सैलरी एंड पर्क्स टू इट्स एम्प्लॉयज। अपने एम्प्लॉयज को गुड सैलरी एंड पर्क्स देती है। जो वेजेस हैं विद इन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी, प्रोवाइडेड द एम्प्लॉयज आर रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और जितना वो दे पाती है कंपनी अपनी वेजेस या सैलरी के रूप में, उससे अच्छा खासा रहन सहन का तौर तरीका लोगों का हो गया है। देखिए, यहीं से ही हमें ये समझ में आया लगा कि भाई कौन सा प्रिंसिपल मैनेजमेंट फॉलो हो रहा है। यहाँ पे फॉलो हो रहा है रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज। और रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज के अंदर में वही क्या कहा जाता है कि भाई अपने सभी एम्प्लॉयज को रीजनेबल वेजेस एंड सैलरी दीजिए। जितना काम उन्होंने किया उस हिसाब से एक रीजनेबल अमाउंट उनको दिया जाए। हमने सिर्फ इन्हीं कीवर्ड से अपना प्रिंसिपल मैनेजमेंट समझ लिया। हो सकता है आगे कुछ और भी दिया हो, लेकिन मेनली अभी हम यहाँ तक ही समझ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। द कंपनी ऑल्सो हैड अ गुड वर्क कल्चर एंड बिहेवियर। अब देखिए देखिए देखिए, अच्छा वर्क कल्चर है और अच्छा बिहेवियर है। एंड सुपीरियर्स वाज वेरी गुड टुवर्ड्स ए सबऑर्डिनेट। यानी कि यहाँ पे इक्विटी वाला सेंस भी हो सकता है। बेनी बहुत खुश थी इस ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन बहुत लंबे समय तक वर्क आवर्स, यानी बहुत बड़ा वर्किंग आवर था। उसके पास घर का खाना बनाने के लिए क्या नहीं था? टाइम नहीं था। वो बाहर के फूड पे डिपेंडेंट थी, जिससे उसकी हेल्थ पे असर पड़ रहा था। उसने ऑब्जर्व किया कि ये दिक्कत सिर्फ उसी की नहीं है, बाकी के उसके कोलीग्स की भी है। बट नॉट ओनली इन हर कंपनी, उसकी कंपनी में नहीं बल्कि बाकी कंपनीज भी है। तो उसने जब देखा, दिस इज बिकॉज द इंक्रीज इन नंबर ऑफ वर्किंग वुमेन, के अब वर्किंग वुमेन बहुत हो गई हैं और अच्छा हाइजेनिक फूड अवेलेबल नहीं है मार्केट में। उसने इस मौके को पकड़ा और जॉब छोड़कर उसने शी स्टार्टेड सप्लाई पैकेज्ड होम कुक फूड, यानी खुद से खाना बनाकर ऐसे लोगों को खाना पहुंचाने का काम शुरू किया सही रेट पर। और एट द एंड ऑफ द डे शी वाज आल्सो डिस्ट्रीब्यूटिंग लेफ्ट ओवर फूड्स टू द नियर बाय शेल्टर। और जब वो खाना बच जाता था, पूरा दिन सबको देने के बाद में, अपनी प्रॉफिट कमाने के बाद में, जो बचा हुआ खाना होता था, वो जो नाइट शेल्टर्स होते हैं, जिन लोगों के पास राह ठिकाना नहीं होता रहने का, उन गरीब लोगों को भी इन्होंने बचा हुआ खाना दिया। तो देखिए, इसमें सबसे पहला जो बिजनेस एनवायरनमेंट की बात हो रही है वो कौन सा है? ये है बेटा सोशल एनवायरनमेंट। ठीक है, समाज में चेंज आ रहा है। कैसे आ रहा है भाई? हमें यहाँ पे लाइन लिखी हुई है वर्किंग वुमेन की अब ज़्यादा वो काम कर रही हैं, समाज में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है इसका, है ना? तो यहाँ पर हम सोशल एनवायरनमेंट को डिस्कस कर चुके हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ने आपको बता दिया, रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉइज हो जाएगा। और दो वैल्यूज कौन सी है? पहले तो बेटा ये रही वैल्यू कि भाई जो नाइट शेल्टर्स है उसके लिए इसने काम करा, उनको खाना प्रोवाइड करा जो लोग गरीब लोग होते हैं। और दूसरा बेटा वैल्यू कंपनी की, क्योंकि बेटा हमें सोसाइटी के लिए क्या किया, तो बेटा ये भी तो उन्होंने अच्छी काम करे हैं कि वहाँ के जो लोग हैं वो बिहेवियर अच्छा रखते हैं, है ना? सबऑर्डिनेट से अच्छा वर्क कल्चर रखते हैं। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। तो आप इसमें ऐसे पॉइंट्स लिख सकते हैं कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन, है ना, गुड वर्किंग बिहेवियर, ये सब वैल्यूज होती हैं जो कि इस केस स्टडी में हमारे साथ डिस्कस की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, इन द अबव पैराग्राफ टू मेजर कंसेप्ट रिलेटेड टू गवर्नमेंट पॉलिसी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसी रिलेटेड क्या दो कंसेप्ट डिस्कस किए गए हैं उनको बताना है। और हमें उनका तीन इम्पैक्ट बताने हैं कि हमारे इंडियन बिजनेस पर उसका क्या असर होगा। तो देखिए, इस लाइन को पढ़ते ही आपको कंफर्म हो जाना चाहिए कि भाई ये हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर का ही क्वेश्चन होगा, क्योंकि क्वेश्चन में गवर्नमेंट पॉलिसी की बात की गई है और बिजनेस स्टडीज में यही एक चैप्टर है जहाँ पर गवर्नमेंट पॉलिसी पढ़ाई गई है। तो मैटलैब नेटवर्क्स एंड टेक्नोलॉजीज इज अ लीडर इन टेक्नोलॉजी इनोवेशन इन यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है भाई, वो प्रोडक्ट बनाते हैं, सॉल्यूशंस बनाते हैं दुनिया भर के लोगों को आपस में कनेक्ट करने के लिए। कनेक्टिंग द वर्ल्ड, इसका मतलब यहाँ पे जो बेटा जो पॉलिसी हो सकती है वो ग्लोबलाइजेशन हो सकती है। उसका लार्ज रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है जिसने पहली स्मार्ट वॉच बनाई जिसका नाम रखा W7। द वॉच बिसाइड शोइंग द टाइम, टाइम के अलावा ये आपकी हेल्थ पर भी असर डालती है, जैसे कि आपकी हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, इससे समाज पर बहुत बड़ा चेंज आएगा। वाइल इन सर्च ऑफ मार्केट एब्रोड, द कंपनी फाउंडेड इन इंडिया। अब उस कंपनी ने अपना प्रोडक्ट कहाँ बेचा जाए इसे ढूंढने में लग गई और उसे पता चला कि इंडिया में द रिफॉर्म प्रोसेस वॉज अंडर। एक बहुत बड़ा रिफॉर्म आ रहा है, इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था पे चेंज आ रहा है, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत बढ़ जाएगी। कंपनी ने इस मौके का फायदा उठाने के लिए, और क्योंकि बेटा देश में एक्सपोर्ट प्रोसीजर इजी हो गया था, टैरिफ्स हट गए थे, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस कम हो गए थे,
तो उन्होंने डिसाइड किया कि भाई अपना इंडिया में काम करेंगे, और उन्होंने अपना ऑफिस जामनगर में लगाया, जिससे वो इंडियन मार्केट को कैप्चर कर पाएँ, और छोटे ही समय में वो मार्केट लीडर बन गए इंडिया के अंदर में। इनकी कहानी से इंस्पायर होकर कई सारी कंपनीज़ इंडिया में आईं, और कॉम्पिटिशन के कारण से चीज़ों के प्राइस सस्ते हो गए, और ग्राहकों का अंत में बहुत फ़ायदा हुआ। तो कौन-सा यहाँ पर बेटा गवर्नमेंट पॉलिसी एक्सप्लेन हुई है, तो यहाँ पे बेटा पहली हुई है ग्लोबलाइज़ेशन, क्योंकि बेटा दुनिया आपस में कनेक्ट हो रही है। एक देश की इकोनॉमी दूसरे देश की इकोनॉमी पे असर डाल रही है। और यहाँ पे बेटा लाइन लिखी हुई थी, एक्सपोर्ट प्रोसीजर ईज़ी हो जाना, क्वांटिटेटिव एज़ वेल एज़ टैरिफ रिस्ट्रिक्शन का हट जाना। यहाँ पे बात हो रही है लिबरलाइज़ेशन की। ठीक से लिख देते हैं। तो यहाँ पर बेटा दोनों पॉलिसीज़ आपको अच्छी तरह से पहचान में आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ग्लोबलाइज़ेशन भी बताया गया है और लिबरलाइज़ेशन भी बताया गया है। नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि एक्सप्लेन 3 इम्पैक्ट, इनके 3 असर बताओ। सबसे पहला इम्पैक्ट पड़ेगा बेटा कॉम्पिटिशन पे। भाई कॉम्पिटिशन राइज़ हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ के जो लोग होंगे डोमेस्टिक वाले, उनको भी तो विदेशी कंपनियों से कॉम्पिटिशन करना पड़ेगा, तो कॉम्पिटिशन राइज़ हो जाएगा। दूसरा बेटा हमारे पास वैरायटी आ जाएगी, मोर वैरायटी आ जाएगी कस्टमर के पास में, हम ज़्यादा चॉइस कर पाएँगे और ज़्यादा अच्छे से चूज़ कर पाएँगे। तीसरा बेटा होगा कॉम्पिटिशन अच्छा होने से जो प्राइस है चीज़ों का वो सस्ता हो जाएगा, और क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि बेटा हर कोई कंपनी चाहती है कि हम अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट दें और ज़्यादा मार्केट ग्रैब करें। और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट तो हो ही जाएगा, और फॉरेन एक्सचेंज भी बढ़ सकता है हमारे देश का। तो ये सब इम्पैक्ट थे इंडियन बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज पर, किसके, इस पूरी की पूरी पॉलिसी के। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि एयरलाइंस विल बी एबल टू ऑफर द बेनिफिट्स ऑफ लोअरिंग प्राइसिंग टू कस्टमर्स ऑन सेक्टर्स रूट्स ड्यू टू द डिसीजन ऑफ सिविल एविएशन मिनिस्ट्री। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने कुछ ऐसा डिसीजन लिया है जिससे प्राइस कैप्स को रिमूव कर दिया जाए 31 अगस्त 2022 से, जिससे भाई सस्ते रेटों पर कस्टमर्स को टिकट बेची जा सकती हैं। इससे एयरलाइन की बहुत हेल्प हुई, जिससे वो अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए। इफ दे टेक अर्ली डिसीजंस रिगार्डिंग द फ्यूचर कोर्सेज ऑफ एक्शन आफ्टर अंडरस्टैंडिंग एंड डूइंग एनालिसिस, जब वो इस पॉलिसी का इम्पैक्ट अच्छे से समझ जाएंगे, तो अच्छी तरह डिसीजन लेकर अपने आप को एक बेटर परफॉर्मिंग बिजनेस बना पाएंगे। कौन सा इंपॉर्टेंट समझ में आया? इसमें समझ में आया, इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। उन्हीं रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें जो कि आपको भविष्य में आगे लेकर जाएं। गवर्नमेंट पॉलिसी का असर जो मार्केट में होने वाला है उसको समझकर अच्छे से एनालिसिस करने के बाद ही डिसीजन लें, यानी कि इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। इवन दो द पॉलिटिकल कंडीशंस वेरी कंट्री टू कंट्री, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हर कंट्री का अलग होता है, दे इम्पैक्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ एन इन्वेस्टर, को इन्वेस्टर के सेंटीमेंट पर असर डालते हैं। अगर किसी देश की पॉलिटिक्स बहुत ही अनस्टेबल है, यानी सरकार बनती है, बिगड़ जाती है, तो जो इन्वेस्टर है वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट बहुत अनसर्टेन हो जाएगा, जिससे फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। तो कौन से बिजनेस एनवायरनमेंट की बात की गई है यहाँ पे? यहाँ पे बेटा बात की गई है, देखो यहाँ पे इन्वेस्टर आया है ना, पॉलिटिक्स आई है, तो यहाँ पे बात की गई है बेटा ऑल ऑफ द अबव की, क्योंकि बेटा बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता है कंट्री टू कंट्री, यानी कि रिलेटिविटी है, समय के हिसाब से बदलाव आ रहा है, ये डायनेमिक है, और जनरल स्पेसिफिक फोर्सेस हैं, क्योंकि बेटा यहाँ पे इन्वेस्टर भी बोले गए हैं और पॉलिटिक्स भी बोली गई है। इन्वेस्टर स्पेसिफिक एनवायरनमेंट होते हैं और पॉलिटिकल हमारा जनरल एनवायरनमेंट का पार्ट होता है। नेक्स्ट इमेज देखकर हमें बताना है कि कौन सा डायमेंशन का पार्ट है। जो सपना है वो ज्वाइन द वर्कफोर्स रिसेंटली वर्किंग इन एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले बेटा इसमें टेक्नोलॉजी वाली बात आ रही, कंप्यूटर बना हुआ है और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रही है। और दूसरा, हमारे देश में बेटा अब जब औरतों का वर्कफोर्स अच्छा हो रहा है, तो समाज में बहुत बड़ा अच्छा परिवर्तन आ रहा है। तो ये टेक्नोलॉजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट का पार्ट होगा। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है 2022 के 23 वाले में। नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन कह रहा है, एज अ पार्ट ऑफ रेगुलेशंस टू बी फॉलोड बाय एडवर्टाइजर्स, द एडवर्टाइजमेंट ऑफ अ न्यू ब्रांड ऑफ बेबी फूड ऑफ इन्फेंट प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। यानी कि अब हमें क्या देना है, ये जो छोटे बच्चों के लिए आइटम्स बनते हैं उसमें प्रॉपर सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है फॉर पोटेंशियल बायर्स, दैट इज नॉट रिकमेंडेड फॉर इंटरेंस अंततः। और इसमें कंपलसरी आपको लिखना कि ये 4 साल के बच्चों से कम के लिए नहीं है। कौन सा बिजनेस एनवायरनमेंट है बेटा, ध्यान से सुनना। यहाँ पे लिखा हुआ है रेगुलेशन, और रूल्स एंड रेगुलेशन किसका पार्ट होता है बेटा, लीगल एनवायरनमेंट का। तो जब किसी कंपनी को कंपलसरी लिखना ही लिखना पड़े, जैसे हमारे देश में क्या है, टोबैको वगैरह की जो पैकेजिंग होती है उस पर हमें स्टैट्यूटरी वार्निंग लिखनी पड़ेगी दैट इट कॉजेज कैंसर, तो ये लीगल एनवायरनमेंट का पार्ट है। नेक्स्ट कह रहा है, इंडिया इज लॉन्चेड मोस्ट एडवांस जियो इमेजिंग सैटेलाइट। हमें बिजनेस एनवायरनमेंट का फैक्टर्स पूछे हुए हैं, तो बेटा जियो इमेजिंग सैटेलाइट तो टेक्नोलॉजी का पार्ट होगी, जिससे इजीली मॉनिटर किया जा सके सब कॉन्टिनेंट वाले हिस्से पे अपने बॉर्डर्स पर बाय इमेजिंग द कंट्री 4-5 टाइम्स अ डे। तो
इसको हम बोलेंगे बेटा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का पार्ट। और इससे बेटा फ्लड्स एंड साइक्लोन्स को भी क्या कर सकते हैं बेटा, हम रियल टाइम में मॉनिटर कर सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है एमिंग टू रिवाइव जम्मू कश्मीर अट्रैक्शन एज अ टॉप लोकेशन फॉर फिल्म शूटिंग। फिल्म शूटिंग में जम्मू कश्मीर को टॉप लोकेशन बनाने के लिए 2001 में एक द जेके फिल्म पॉलिसी आई 2001 में, जिसने कई सारे इंसेंटिव्स दिए जैसे कि सब्सिडीज, लो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट फॉर फिल्म्स एंड पेट्रियोटिक एंड सर्टेन अदर थीम्स शॉट इन जम्मू एंड कश्मीर फॉर गिविंग वर्क अपॉर्चुनिटीज टू लोकल आर्टिस्ट, जिससे वहाँ के लोकल आर्टिस्ट को भी मदद मिली। देखो काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये, क्योंकि इसमें हमसे पूछा है कौन सा बिजनेस मैन का कंपोनेंट या समझ में आया। तो बेटा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर पूरे के पूरे केस में देखो टेक्नोलॉजी की कोई बात हुई नहीं, जनरल स्पेसिफिक फोर्स की बात हुई नहीं, और टोटल एक्सटर्नल फोर्स है नहीं। हमारे पास बचता ही है कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, वही हमारा आंसर होगा। लेकिन कैसे पता चला? देखिए यहाँ पे बात हो रही है सब्सिडीज की और लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट जो है वो कम कर देने की, जो कि हमारे इकोनॉमिक्स पे असर डालती है। तो बेटा इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इस क्वेश्चन में मोहम्मद कांजीवाल एक बी कीपर हैं अप्रैल 2021 से। अब एक बहुत बड़े हिस्से का पार्ट है, ग्रोइंग ट्राइब का पार्ट है, जिसमें 50 अर्बन ड्वेलर्स जो कि महाराष्ट्र में हैं, जो कि अपने आसपास बीज एंड हार्वेस्टिंग हनी कर रहे हैं अपनी बालकनीज में, अपनी छत पर, अपने बैक गार्डन्स में। एज ही हैड बीन फोकस ऑन ईटिंग राइट द थॉट ऑफ डोमेस्टिकेटिंग हनी बीज टू प्रमोट हेल्दी कंजम्पशन हैबिट्स। और बेटा ये क्यों किया गया है? जिससे लोग खुद ही अपनी हनी को यानी कि अपने सामने ही प्रोड्यूस होता देखें और उसी हेल्दी वाले हनी का इस्तेमाल करें। तो समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन इससे आ रहा है। और सीइंग हनी बीइंग कल्टीवेटेड राइट बिफोर हिज आईज वाज मेस्मराइजिंग फॉर हिम। और अपनी आंखों के सामने हनी को बनता देखना बड़ा ही मेस्मराइजिंग था। तो कौन सा फैक्टर है जनरल एनवायरनमेंट का जो यहाँ डिस्कस किया गया है? तो यहाँ पर बेटा बात हुई है सोशल एनवायरनमेंट की, समाज में परिवर्तन आ रहा है। यहाँ लिखा भी है ईटिंग राइट, हेल्दी कंजम्पशन हैबिट्स, महाराष्ट्र के अंदर में 50 अर्बन ड्वेलर, ये सब सोशल एनवायरनमेंट का पार्ट है। नेक्स्ट, इवन आफ्टर ओपनिंग अप इंडियन इकोनॉमी 1991, फॉरेन कंपनीज फाउंड इट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू कट थ्रू द ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप। हमारे देश में 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आने के बाद में भी कंपनीज को बड़ी दिक्कत हुई, क्योंकि बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन है, परमिट लेना बड़ा मुश्किल है, जिससे नेगेटिव इंपैक्ट आया बिजनेस पे। तो कौन से एनवायरनमेंट की यहाँ पे बात हो रही है? बेटा रेड टेपिज्म, मतलब ज़्यादा पेपर वर्क होना, वो होता है वहाँ के पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के कारण से। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिमेंट ऑफ सोशल एनवायरनमेंट? क्या चीज़ सोशल एनवायरनमेंट का कंपोनेंट नहीं है? बर्थ रेट, रेट रेट ये तो है, पॉपुलेशन सेफ्टी ये भी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ये भी है, बचता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इकोनॉमी। ये किसका पार्ट है बेटा? हमारा, ये हमारा पार्ट है बेटा लीगल एनवायरनमेंट का। ठीक है, इसको पॉलिटिकल भी लिख सकते हैं, लेकिन वो केस पे डिपेंड करेगा कौन सा केस हमसे पूछा गया है। तो दोस्तों ये था हमारा कंप्लीट चैप्टर बिजनेस एनवायरनमेंट, उसकी सबसे इंपॉर्टेंट केस स्टडीज के साथ में। आई होप आपको वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी हो। और अनुज कॉमर्स क्लासेस पे अब हम हर चैप्टर का इसी तरीके से रिवीजन लेकर आने वाले हैं। तब तक के लिए स्टडी स्मार्ट एंड स्टे शार्प।